This conference will now be recorded. Okay, so we are in the last section. Azure Fundamentals का कोर्स था हमारा और टॉपिक्स डिस्क्राइब क्लाउड कॉन्सेप्ट्स हमने कवर किया था, आर्किटेक्चर का कवर किया था. अब मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस में है और इसको कवर कर रहे हैं. अच्छा, मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस में हमने कॉस्ट मैनेजमेंट, फीचर्स टूल्स ऑफ गवर्नेंस एंड कंप्लायंस ये चेक किया था. फीचर्स एंड टूल्स ऑफ मैनेजिंग एंड डिप्लॉइंग एजूर रिसोर्सेज ये आज चेक करेंगे और मॉनिटरिंग टूल्स चेक करेंगे. तो ये दो जो हाईलाइटेड हैं सेक्शन ये हम कवर करेंगे. अच्छा, फीचर्स एंड टूल्स फॉर मैनेजिंग एंड डिप्लॉइंग रिसोर्सेज, इसमें वो रिसोर्सेज हैं जिसके ज़रिए हम डिप्लॉय कर सकते हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड चीज़ें एजूर में. तो सबसे पहले एजूर पोर्टल है. हम हर सेशन में तकरीबन हमने एजूर पोर्टल ओपन करके उसमें मुख्तलिफ चीज़ें डिप्लॉय करने की कोशिश की है. सेकेंड, ये क्लाउड शेल है और एजूर CLI है, पावर शेल है. ये सेम ही चीज़ें हैं और तकरीबन थोड़ा बहुत इसमें जो एजूर CLI है उसमें और पावर शेल में थोड़ा सा ही फ़र्क है. एजूर CLI जो है बैश स्क्रिप्टिंग के लिए है, बैश स्टाइल का है, और पावर शेल जो है वो विंडोज़ के स्टाइल का है. एजूर आर्क है इसमें, इसको थोड़ा सा देखेंगे. यहाँ से मुख्तलिफ आपके ऑन प्रेमिसेस हों या कहीं और आपके सर्वर्स हों, एक जगह से उनके अपडेट्स वगैरह मैनेज करने के लिए, एक जगह से उनकी चीज़ें मैनेज करने के लिए ये यूज़ किया जाता है. और फिर एजूर रिसोर्स मैनेजर और ARM टेम्पलेट्स हम देखेंगे. सही. अच्छा, एजूर रिसोर्स मैनेजर, अगर कंफ्यूज ना हो रहे हैं आप थोड़ा सा, मैं एक है एजूर रिसोर्सेज, दूसरा है एजूर रिसोर्स ग्रुप, ये है एजूर रिसोर्स मैनेजर. तो थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें. रिसोर्स ग्रुप, रिसोर्सेज तो वो हैं कि जो हमारे एक्चुअल आइटम्स हैं जो एजूर में हैं, जैसे कि कोई IP है, कोई वर्चुअल मशीन है, वो हमारा रिसोर्स है. रिसोर्स ग्रुप क्या है, जिनको एक कंबाइन करके हम एक रिसोर्स ग्रुप बनाते हैं. रिसोर्स मैनेजर क्या है, रिसोर्स मैनेजर यूं समझ ले एक इंजन है जो कि सारी चीज़ें मैनेज कर रहा है. और एक इससे आगे एक डायग्राम है, उसमें फर्दर ये क्लियर हो जाएगा चीज़ें. डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट सर्विस फॉर एजूर, मैनेजमेंट लेयर है एक ये, और इसके साथ सारे मिल के काम कर रहे होते हैं. When you send a request through any of Azure APIs, tools, or SDKs, Resource Manager receives the request and then it deploys that and works on that request. It authenticates, authorizes the request before forwarding it to appropriate Azure service. तो ये थोड़ा सा डायग्राम सा है जिसमें Azure काम कैसे कर रहा है उसकी है कि Azure Resource Manager जो है सबके दरमियान में है. अब तक हम जो काम कर रहे थे वो कर रहे थे एजूर पोर्टल में. एजूर पोर्टल जो है वो जाके रिसोर्स मैनेजर जो है उससे बात करता है, उससे कहता है कि एक डाटा स्टोरेज मेरे लिए बना दो, या वेब ऐप मेरे लिए बना दो, या वर्चुअल मशीन मेरे लिए बना दो. तो वो एजूर पोर्टल जो है रिसोर्स मैनेजर से ही बात करता है. रेस्ट APIs हैं तो वो भी आके इसी से बात करते हैं. एजूर CLI है तो वो, या पावर शेल है तो वो भी इसी से आके बात करता है. यही जो है जाके ऑथेंटिकेशन भी करता है कि मैं अलाउड हूँ भी या नहीं कि जो मैं काम करने जा रहा हूँ. तो ये एक मेन सेंट्रल एक इंजन है जो कि आपको नजर नहीं आ रहा होता. थोड़ा सा मैंने इन टर्मिनोलॉजीज को अपनी तरफ से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि रिसोर्स है तो वो है जो आप मैनेजेबल आइटम्स हैं, जो आपके रिसोर्स ग्रुप में आइटम्स हैं. कोई डाटाबेस है, कोई वर्चुअल मशीन है, कोई नेटवर्क है, तो वो आपके रिसोर्स हैं. रिसोर्स ग्रुप क्या है, वो इनका एक कंटेनर सा है. कंटेनर अगर मैं नाम ना दूं तो एक ग्रुपिंग सी है, एक लॉजिकल, तो वो रिसोर्स ग्रुप में आ जाते हैं. और
resource provider, a service that supplies Azure resources. For example, the common is Microsoft Compute. Microsoft Compute जो है वो एक रिसोर्स प्रोवाइडर है. इसको इनफैक्ट इग्नोर भी कर सकते हैं कि रिसोर्स प्रोवाइडर क्या है. तो यहाँ पे हमारे पास ये रिसोर्स मैनेजर जो है ये एक सेंट्रल इंजन है, और बाकी ये रिसोर्स और रिसोर्स ग्रुप जो है वो हमारे हमने अब तक देखे हुए अपने डिफरेंट सेशन में. डिक्लेरेटिव सेंटेक्स, जो सेंटेक्सेस हैं मुख्तलिफ जगहों पे एज्योर में यूज हो रहे हैं, जैसे कि ARM टेम्पलेट्स के सेंटेक्स हैं वो, या बाइसेप है उसके सेंटेक्स हैं, तो वो हम अभी देख सकेंगे. ARM टेम्पलेट्स जो हैं एज्योर रिसोर्स मैनेजर टेम्पलेट इसको कहते हैं, और उसके ज़रिए हम रिसोर्सेज डिप्लॉय करने की ऑटोमेशन जो है वो अचीव कर सकते हैं ARM टेम्पलेट्स से. बाइसेप फाइल्स हैं वो भी एक अल्टरनेट है, उससे भी हम कोड के ज़रिए अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय कर सकते हैं. ये ARM टेम्पलेट का एक फॉर्मेट है. अब ये फॉर्मेट जो है ये क्या कर रहा है कि एक स्कीमा है, ये एक लिंक है, इसमें स्टोरेज की एक डिवाइस का एक टेम्पलेट है, और उसको लेके इसका वर्जन है, टाइप है स्टोरेज, और लोकेशन है ईस्ट US, स्टोरेज V2, और वो स्टोरेज बनाने के लिए एक ये ARM टेम्पलेट है. अब ये मुश्किल सा है, इसको आसान कैसे करेंगे, ये मैं लिखूंगा ये सब कैसे. तो इट इज़ इजी, बहुत इजी है. एज्योर ने, मैं अगर जाऊं क्रिएट अ रिसोर्स करूं, और यहाँ से मैं करूँ स्टोरेज के कर लेते हैं, जो वहाँ पे टेम्पलेट है जिस तरह का वही देख लेते हैं. अच्छा, मैं क्रिएट करता हूँ स्टोरेज. अब मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि मैं अपने लिए इजी कैसे करूँगा कि ये टेम्पलेट मैं कहाँ से लेके आऊँगा जो लिखा गया है. मेरा बाकी सारी चीज़ें मैं छोड़ रहा हूँ, मैं डायरेक्ट रिव्यू की तरफ जा रहा हूँ. तो यहाँ पे देखिए ये ग्रेड आउट आ रहा है, डाउनलोड अ टेम्पलेट फॉर ऑटोमेशन. मैंने वो रिसोर्स क्रिएट नहीं की, मैं क्रिएट नहीं कर रहा, मैं ये इस पे क्लिक कर लेता हूँ, डाउनलोड अ टेम्पलेट फॉर क्रिएशन. अब जो मैं करना चाह रहा था कि एक रिसोर्स मैं क्रिएट करना चाह रहा था स्टोरेज की, और उसको मैंने रिसोर्स ग्रुप में किसान कर दिया था, तो वो चाह रहा कि उसका टेम्पलेट जो है वो यहाँ पे उसने मुझे दे दिया. ये माइक्रोसॉफ्ट स्टोरेज अकाउंट इसका टाइप है, पैरामीटर, लोकेशन, और इंक्रिप्शन. इसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने उसको डिफाइन की थी, वो खुद से सारी सारी की सारी चीज़ें इसने ले ली. सही है. ये मैं अपने लिहाज से मॉडिफाई कर सकता हूँ, कुछ भी चेंजेस इसमें करना हो मैंने तो वो कर सकता हूँ इसका. लेट्स से मैंने कुछ चेंजेस किए इसमें, और इसको मैं सेव करना चाहूँ तो यहीं से मैं इसको सेव कर लेता हूँ, ऐड टू लाइब्रेरी. तो ये मेरे पास पक्का पड़ा रहेगा, और अगर डिप्लॉय करना है तो यहीं से मैं डिप्लॉय पे क्लिक करूंगा तो ये डिप्लॉय की तरफ चला जाएगा. अच्छा, मैं ऐड टू लाइब्रेरी कर देता हूँ. अब ये उस टेम्पलेट जो है उसको सेव करने का मेरे पास ऑप्शन है.
मैं यहाँ से सेव कर सकता हूँ, बाद में ज़रूरत होगी तो मुझे मैं उसमें कोई चेंजेस करनी हो तो वो मैं कर सकता हूँ। मैं डिस्क्रिप्शन में टेस्ट लिख देता हूँ, वर्जन इसका मैं 1.0 कर लेता हूँ, बाद में मैं चेंजेस करता हूँ तो मैं फिर कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने कोई चेंज करनी हो, टैग्स ऐड करने हो, रिव्यू एंड क्रिएट में कर लेता हूँ। कोई इशू हो इसमें, बेसिक में कोई चीज़ मैंने मिसिंग की हो तो वो मुझे, अच्छा इसका नाम मैं दूंगा स्टोरेज टेम्पलेट। ये आपको क्लियर हो गई और मैं अब इसके क्रिएट करने की तरफ जा रहा हूँ। तो अब लेट्स से एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स से आपकी कंपनी है वो डेली बेसिस पे 10-20 स्टोरेज जो है उन्होंने छोटे छोटे बनाने होते हैं, बाद में लेट्स से उनको डिलीट भी करना होता है। तो आप उस लिहाज से स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, कुछ डिप्लॉयमेंट के लिख सकते हैं, कुछ डिलीट के लिख सकते हैं। आपके अगर कोई एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन में वो कोड जो है डेवलपर्स को वो दे के वो उसको कॉल कर सकते हैं। तो वो ऑटोमेटिकली क्रिएट होंगे, ऑटोमेटिकली डिलीट होंगे, आपकी चीज़ें ऑटोमेट हो जाएंगी। तो ये ARM टेम्पलेट जो है वो इस लिहाज से आपके लिए हेल्पफुल है। ये स्टोरेज टेम्पलेट अभी मैंने जो बनाई है वो यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल हो गई। इसको मैंने कुछ एडिट करना है, चेंजेस करनी है तो वो ये की जा सकती हैं। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है बाकी भी। सही। तो डिप्लॉय करना है, यहाँ से मैं डिप्लॉय कर सकते हैं इसको, तो उससे डिप्लॉयमेंट की तरफ चली जाएगी बात। तो आई होप ये क्लियर है। ARM टेम्पलेट्स हैं, उसके जरिए हम ऑटोमेशन लेके आ सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के। आसिफ कुछ कहना चाह रहे हैं? बाइसेप है, ये एक दूसरा फॉर्मेट है। इसमें भी हम जो है ऑटोमेशन लेके आ सकते हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की। और इसका जो है जो एज्योर टेम्पलेट्स हैं उससे डिफरेंट इसका फॉर्मेट है। ये भी यूज एक्सक्यूज मी सर, हम इसको एज अ कोड, एज अ इंफ्रास्ट्रक्चर, एज अ कोड भी कह सकते हैं ना? जी बिल्कुल, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड बिल्कुल कह सकते हैं। लाइक अगर हमें कोई भी एक आर्किटेक्चर बनाना है तो हम इस तरह से उसके टेम्पलेट्स क्रिएट करके तो हम वो आर्किटेक्चर बना सकते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और अब हो भी यही रहा है कि मुख्तलिफ कंपनीज हैं, उन्होंने बैकएंड पे लेट्स से कोई डॉकर्स क्रिएट कर रहे हैं या कोई वर्चुअल मशीन्स क्रिएट कर रहे हैं और उस लिहाज से क्लाइंट्स की चीज़ें ऑटोमेट की हुई हैं। तो ऑटोमेशन जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे जो है वो आपको एज्योर जो है वो एक बहुत ज़बरदस्त टूल दे रहा है जिसके ज़रिए आप कर सकते हैं। बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड भी है। विजुअल स्टूडियो कोड में आप कर सकते हैं। वहाँ पे इवन आपको वो अम, उसको क्या कह सकते हैं, कहते हैं रिस्पॉन्सिव, ये जो खुद से आपको ऑप्शन, जैसे इसमें ऑप्शन दे रहा है कि लोकेशन का आपने क्या करना है, ये तो वो सारी चीज़ें भी वहाँ पे वो अवेलेबल होंगी आपको। विजुअल स्टूडियो कोड में भी इसके CLI के ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं और वहाँ से कर की जा जी सकती जी। इसमें इसमें लाइक अगर हमने कोई एक एप्लीकेशन बनाई है और उस एप्लीकेशन को हम रेप्लिकेट करना चाह रहे हैं तो हम उस एप्लीकेशन का एक टेम्पलेट क्रिएट करके रख सकते हैं, और जब हमें उसको रेप्लिकेट करना है, जो चीज़ें हमें चेंज करनी है वो करके, तो हम उस टेम्पलेट को डिप्लॉय कर सकते हैं। हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर जो सर। है वो पूरा का पूरा बनाया हुआ है, वो लेके यहाँ हमने कहीं और डिप्लॉय करना हम्म, है तो बिल्कुल वो ले जाके वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हम देंगे और वो डिप्लॉय कर लेगा। थैंक यू। अच्छा, CLI का हम कर लेते हैं डेमो। इसमें यूं समझ लें कि जो इसमें भी ऑटोमेशन की चीज़ें हैं और वो भी आपको ज़रा जो ARM टेम्पलेट्स हैं उसके भी अंडरस्टैंड करने में आपको हेल्प मिलेगी। अच्छा, CLI हम कहाँ से ढूंढेंगे? ये है हमारे पास, अगर देखें हमने यहाँ पे यूज ही नहीं किया इसको। यहाँ पे हमारे पास है क्लाउड शेल। तो
अच्छा, लिनक्स के यूजर हैं हमारे पास कोई? आतिफ? तो यहाँ पे हम लिनक्स की कमांड दे सकते हैं, कोई कमांड याद हो सिंपल सी? ls टेस्टिंग कर रहा है, ls -la फाइल्स मुझे शो कर रहा है, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी pwd मुझे, मैं जहाँ पे हूँ वो मुझे शो कर रहा है। अब ये मेरे यूजर का जो है, उसने एक यूं समझ ले एक वर्चुअल मशीन सी बना के मुझे दे दी है ऑटोमेटिकली, ये पावर बैश स्क्रिप्टिंग के लिए। और ये वर्चुअल मशीन डायरेक्टली कनेक्टेड है एज्योर के सेटअप के साथ। ये एज्योर CLI मुझे दे दी उसने, और ये एज्योर CLI डायरेक्टली कनेक्टेड है रिसोर्स मैनेजर के साथ, और ये एज्योर CLI ऑथेंटिकेटेड भी है। इसमें मैं कोई कमांड दूंगा, यहाँ पे मैं कोई भी कमांड दूं तो वो मुझे अ, जो एज्योर में मेरे रिसोर्सेज हैं उसमें मैं अप्लाई कर सकता हूँ। हम अभी उसको चेक करते हैं, अप्लाई करते हैं वन बाय वन। मैं यहाँ पे लेट्स से कोई फाइल मैंने अपलोड करनी हो, मैं यहीं से कोई फाइल भी अपलोड कर सकता हूँ। लेट्स से मेरा कोई स्क्रिप्ट है, मैंने ये test.txt कोई स्क्रिप्ट लिखी हुई है, वो मैं अपलोड करता हूँ, ओपन करता हूँ, अपलोड करता हूँ, ये अपलोड भी हो गया। ARM टेम्पलेट है या कुछ भी आपने स्क्रिप्ट कुछ लिखा हुआ है, मैं vi करता हूँ ये test.txt, तो ये मुझे ये आ गया। जो vi का लिनक्स के जो यूजर्स हैं तो उनको आइडिया होगा इसका vi कैसे यूज करते हैं। मैं इंसर्ट मोड में गया, मैं यहाँ पे लिखा, लेट्स से टेस्ट लिखा, दिस इज माय टेस्ट स्क्रिप्ट, और मैं escape करके मैंने नीचे, अगर आप देखें इधर आया होगा WQ, ये सेव करने का वो है, और मैं इंटर करता हूँ, ये सेव हो गया। मैं कैट करता हूँ test1.txt, लेट्स से मैंने स्क्रिप्ट था अपने लिहाज से मॉडिफाई करके फिर मैं रन करना चाहता हूँ या कुछ भी करना चाहता हूँ तो यहाँ से कर सकता हूँ। अच्छा, इसके जो CLI टूल्स हैं वो विजुअल स्टूडियो कोड में हो सकते हैं, डाउनलोड करके आप किसी सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। अम, मैं पावर शेल जो है वहां से भी कर सकता हूँ। अब मैंने पावर शेल ओपन कर लिया, पावर शेल में मैं करता हूँ एजी लॉगिन, मैं एंटर करता हूँ, तो मेरा जो है ये पावर शेल कनेक्ट हो रहा है एज्योर के साथ, ये कनेक्ट हो गया। ये मैं अब एजी के मुख्तलिफ कमांड जो है यहाँ पे ट्राई कर सकता हूँ। मैं अगर देखूँ ls करूँ तो अच्छा, ये तो मेरे अपने सिस्टम की चीज़ें शो हो रही हैं, लेकिन मैं जो भी कमांड एजी से ट्राई करूँगा वो मुझे इंफॉर्मेशन देगी एज्योर की। तो मैं अगर एजी हेल्प लिखूँ तो ये मुख्तलिफ मेरे पास ऑप्शंस हैं। अच्छा, अब ये पावर शेल जो है ये डायरेक्टली ऑथेंटिकेटेड नहीं था, तो मैंने एजी लॉगिन लिखा तो उससे ऑथेंटिकेट हुआ, और जो मेरा ये वाला था ये डायरेक्टली ऑथेंटिकेटेड है। इसको हम फर्दर देखते हैं अभी। अच्छा, मैं ये कुछ कमांड्स हैं ये ट्राई कर लेता हूँ। एज्योर की अच्छा,
मैं यहाँ पे करता हूँ easy ग्रुप लिस्ट, तो मेरे जो ग्रुप्स हैं वो मुझे शो हो जाएंगे। मैं यहाँ पे करता हूँ आउटपुट टेबल, मेरे जो ग्रुप्स हैं रिसोर्स ग्रुप्स वो शो हो रही हैं। टेस्ट है, ये दो तीन और रिसोर्स ग्रुप्स हैं, वो यहाँ पे मुझे शो हो गए, उसकी लोकेशन शो हो गई। मैं अगर यही चीज़ यहाँ पे करूँ इजी, इसमें मैं यहाँ पे इनफैक्ट टैप करूँगा ना तो उससे कंप्लीट भी होती हैं। इजी ग्रुप, ये खुद इसने कंप्लीट कर लिया, लिस्ट खुद कंप्लीट कर लिया, तो वो इससे आपको ज़रा आइडिया भी हो रहा होता है। इनफैक्ट अगर मैं देखूँ इजी ग्रुप, उसके बाद क्या ऑप्शन है मेरे पास, मैंने डबल टैप किया तो वो मुझे ऑप्शन भी मिल गए कि इसके बाद मैं ये कर सकता हूँ। लॉक है, शो है, शो, शो के साथ डिफरेंट ये है, गेट द डिटेल्स ऑफ द सब्सक्रिप्शन, सही है। तो इस लिहाज से मुझे हेल्प भी शो हो रही होती है और मैं देख सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ शो -h, तो उसके बाद मैं क्या क्या कमांड दे सकता हूँ वो मुझे उसने वो शो कर दी। अच्छा, मैं इधर देख रहा था ग्रुप लिस्ट आउटपुट टेबल कर लेता हूँ, तो मुझे यहाँ पे भी वही चीज़ें शो हो रही हैं। मैं अगर यहाँ पे आऊँ एजूर में अपने, और मैं रिसोर्स ग्रुप की तरफ जाता हूँ, हाँ, मैं यहाँ पे होम पे क्लिक करता हूँ, रिसोर्स ग्रुप पे क्लिक करता हूँ, तो रिसोर्स ग्रुप में मेरे पास एक दो तीन जो मेरे पास हैं वो शो हो रही हैं। मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, एक आध कोई मिसिंग होगी तो वो भी आ जाएगी। तो ये रिसोर्स ग्रुप या वहाँ पे दोनों सेम ही हैं। अच्छा, मैं कंट्रोल माइनस करके इसको ज़रा छोटा कर रहा हूँ ताकि चीज़ें नज़र आएं। अच्छा, मैं अगर करता हूँ इजी वीएम लिस्ट, तो वर्चुअल मशीन अगर मेरी कोई बनी हुई है तो उनकी लिस्ट मुझे दिखा देगा। मैं इसको भी आउटपुट आउटपुट टेबल मैं कर देता हूँ। ये मेरी एक कोई वीएम बनी हुई है, वीएम वाई CLI, और ये मैंने इसको एक टेस्ट वीएम बनाई थी, तो वो मैं देख सकता हूँ उसको। वो मैं अगर यहाँ से देखना चाहूँ तो मैं यहाँ से वर्चुअल मशीन्स पे क्लिक करूँगा तो मुझे ये नज़र आ रही है। तो जो काम मैं पोर्टल में कर सकता हूँ वही कमांड लाइन से कर सकता हूँ। अच्छा, मैं अब ये करने जा रहा हूँ कि मैं करता हूँ कि इजी ग्रुप क्रिएट हाइफन नेम, मैं एजूर का ग्रुप क्रिएट कर रहा हूँ, रिसोर्स ग्रुप क्रिएट कर रहा हूँ, उसका नाम मैं रख रहा हूँ लेट्स से रिसोर्स ग्रुप वाया CLI, और उसकी लोकेशन मैं कर रहा हूँ ईस्ट यूएस, ईस्ट यूएस, सेंट्रल यूएस, डिफरेंट ऑप्शंस हैं, वो देखे जा सकते हैं। मैं अगर इसके साथ डॉलर करके ईस्ट यूएस करूं तो ये मुझे उस लिहाज से हेल्प भी दे रहा होगा कि ये लोकेशन जो है उसके लिए आप क्या, जैसे कि मैं अगर देखूं एजी अकाउंट लिस्ट लोकेशंस, तो मैं एजी अकाउंट लिस्ट हाइफन लोकेशंस
तो मुझे ये जो लोकेशंस हैं वो नज़र आ जाएंगे, वो उसको भी मैं ज़रा आउटपुट जो है उसकी मैं टेबल कर देता हूँ, तो ये लोकेशन जो है वो मेरे पास आ गए। तो मैं इस बेस पे नेम ईस्ट यूएस में हम कर रहे हैं, ये वाला नाम हम कर रहे हैं। तो मैं जो कमांड थी अप एरो से मैं वापस गया हूँ, इसको डॉलर मैंने हटा के मैं क्रिएट कर देता हूँ, तो ये मेरे लिए एक रिसोर्स ग्रुप बना लेगा अगर इसमें कोई मसला ना हुआ। अच्छा, ये रिसोर्स ग्रुप CLI जो है इजी ग्रुप क्रिएट नेम और RG, ये मेरा CLI का ग्रुप क्रिएट हो गया। अच्छा, मैं अगर यहाँ पे देखूँ रिसोर्स ग्रुप्स में, तो ये RG ये आ गया मेरा RG वाया CLI, ये अभी मैंने इधर क्रिएट कर दिया। मैं नेक्स्ट इसमें करता हूँ कि कोई VM इसमें क्रिएट करता हूँ, तो easy VM वर्चुअल मशीन, पिछले में ग्रुप था, अभी वर्चुअल मशीन हम कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं हम हाइफन रिसोर्स हाइफन ग्रुप RG डैश बाया CLI, और इसको मैं कर लेता हूँ कि हाइफन नेम। अब VM का नाम, पहले मैंने रिसोर्स ग्रुप का नाम मेंशन किया कि रिसोर्स ग्रुप ऑलरेडी बना हुआ है, क्रिएट हम VM कर रहे हैं। ये VM का नाम मैं मेंशन करूंगा, लेट्स से VM वाया CLI, उसका नाम मैं रख देता हूँ। और इमेज के कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो उस पर, तो वो है Win 2022 डाटा सेंटर में कर लेता हूँ, और पब्लिक IP-SKU स्टैंडर्ड, और एडमिन जो है, जो यूज़र नेम मैं यूज़ करूँगा, नॉर्मली हम यूज़ कर रहे होते थे कोड मूवमेंट, तो वही मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँगा, कोड मूवमेंट। तो ये मैं क्रिएट कर देता हूँ, अगर इस सिंटैक्स में कोई मसला ना हो तो वो मुझसे एडमिन पासवर्ड मांग रहा है, मैं इसको अभी पासवर्ड, अच्छा डू नॉट मैच, पासवर्ड मैच कर गए मेरा ख्याल है, और अब वो VM क्रिएट करने की तरफ जा रहा है। तो वो अब कमांड लाइन से जो है हमारा एक VM उसमें क्रिएट कर रहा है। पहले हमने ये रिसोर्स ग्रुप बनाया कमांड लाइन से, अब इस रिसोर्स ग्रुप के अंदर जो है हमारे पास कुछ नहीं है, और इसमें थोड़ी देर में वो रिसोर्सेज बनना इसके स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा, ये टाइम लेगा थोड़ा, तो इसको टाइम दे देते हैं। हम वापस आते हैं अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ। तो ये कमांड जो है ये हम ट्राई कर रहे हैं, पहले क्रिएट रिसोर्स ग्रुप हमने किया, फिर क्रिएट वर्चुअल मशीन कर रहे हैं, इसको कोई फर्दर एक कोई पोर्ट 80 अलाउ करनी है उसकी कमांड है, बाकी ग्रुप डिलीट करने की कमांड है, मुख्तलिफ लिस्ट एक मैंने कुछ कमांड्स ही बनाई थी। ये एक लेट्स से कोई स्टोरेज अकाउंट है उसकी मैं बना रहा हूँ, ये आपको सारी हेल्प इजीली अवेलेबल है नेट पे, आपको मिल जाएगी। इवन अब तो जो वो है अम, हमारा क्या कहते हैं, जो
AI है, वो आपके लिए कमांड लिख सकता है। आप उसको कहें कि यार मुझे ये कमांड लिखनी है, वो आपको कमांड लिख के दे देगा। अच्छा, एज़्योर आर्क का हम ब्रीफली देख रहे हैं। एज़्योर आर्क जो है is a bridge that extends Azure platform to help you build applications and services with the flexibility to run across data centers at the edge and in the multi-cloud environments. आपका ऑन प्रेमिसेस कोई हो, कोई मल्टी क्लाउड आपका AWS पे हो, किसी और पे हो, वहाँ पे रिसोर्सेस हैं, वो सारे आप एज्योर आर्क में ला के आप उसको कर सकते हैं। एज्योर आर्क का हम ब्रीफली अगर देखें, ये है एज्योर आर्क। अच्छा, ये मेरा वो रिसोर्स बन गया। मैं अगर अब करता हूँ लिस्ट वीएम की कमांड दोबारा ट्राई करता हूँ, लिस्ट लोकेशंस का लिस्ट वीएम, ये मैंने थोड़ी देर पहले ट्राई किया था, तो अब ये दूसरी बन गई है, 2 वर्चुअल मशीन्स मेरे पास बन गई है। और यहाँ पे मैं अगर देखूँ तो मेरे पास यहाँ पे भी 2 वर्चुअल मशीन्स बन चुकी हैं। कमांड लाइन से इस चीज़ें हमने अचीव की। आर्क, एज्योर आर्क में देखिए अगर आप, तो यहाँ से मेरे पास ऑप्शंस हैं। एक तो ये है कि सैंड बॉक्स ये देते हैं, अगर आपने फर्दर इसको टेस्ट करना है चीज़ें कुछ अपनी डिप्लॉयमेंट से पहले, तो वो यहाँ पे कर सकते हैं। अच्छा, हमने ये नहीं करना, हम वापस आते हैं एज्योर आर्क में। अच्छा, डिप्लॉय एज्योर सर्विसेज हैं, बाकी चीज़ें हैं। मैं अगर लेट्स से डिप्लॉय की तरफ जाऊँ, तो मेरे पास ये ऑप्शंस हैं कि मैं मुख्तलिफ़ चीज़ें डिप्लॉय करूँ, कनेक्ट करूँ। मैं अगर यहाँ पे देखूँ, तो ये वर्चुअल मशीन कोई मैंने ऐड करना हो आर्क में, तो उसके लिए मेरे पास ऑप्शंस हैं। तो आर्क क्या करता है, एज्योर आर्क इसका एक एजेंट है। तो एज्योर जो है वो एजेंट आपको देता है। एजेंट आप किसी भी वर्चुअल मशीन पे इंस्टॉल करेंगे, तो वो एजेंट के जरिए वो वर्चुअल मशीन कनेक्ट हो जाएगी एज्योर आर्क से। उसके अपडेट से बाकी चीज़ें हैं वो आप फिर यहाँ से कर सकेंगे। व्यू स्टेप्स टू कनेक्ट vSphere VMware के हैं ये। एज्योर स्टैक जो है ऑन प्रेमिसेस एज्योर के लिए, उसके लिए है। और बाकी ये हैं। मैं अगर स्टेप्स की तरफ जाऊंगा तो फर्दर फिर ये मुझे स्टेप्स दिखाएगा कि कैसे मैंने उनको कनेक्ट करना है। कुबरनेटिस के हैं, पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं ऐड करूँ ये अगर सर्वर्स का है, तो सिंगल सर्वर मल्टीपल सर्वर पे डिप्लॉय करना है। जनरेट स्क्रिप्ट, मैं स्क्रिप्ट कोई है वो जनरेट करके वहाँ पे डिप्लॉय करूँगा, तो मैं एज्योर आर्क के जरिए इसको कनेक्ट कर सकता हूँ। नेक्स्ट करके जो भी प्रोसीजर है वो उसका मैंने फॉलो करना होगा। अच्छा, मैं यहाँ पे जो हमने ये CLI का डेमो है, इसको अब आखिर में हम डिलीट कर रहे हैं। AZ ग्रुप डिलीट हाइफन नेम, ये वाला जो ग्रुप है हम डिलीट कर रहे हैं। तो मैं यहीं से मैं कमांड देता हूँ कि AZ ग्रुप डिलीट और हाइफन हाइफन नेम, इसको हमने बनाया था RG वाया CLI। तो ये रिसोर्स ग्रुप और इसके अंदर वर्चुअल मशीन सब कुछ जो है वो डिलीट कर देगा। मैं इसको डू यू वांट टू परफॉर्म दिस ऑपरेशन, स्टार्टिंग रनिंग, वो उसको डिलीट कर रहा है। मैं अगर जाऊं और रिसोर्स ग्रुप्स को देखूं,
तो ये वाला रिसोर्स ग्रुप जो है इसको ये डिलीट कर रहा है। ये दूसरा वाला रिसोर्स ग्रुप मैं खुद मैनुअली डिलीट कर देता हूँ। मैं जाके डिलीट रिसोर्स ग्रुप, ये कॉपी करके फोर्स डिलीट का मैं कर देता हूँ कि मुझे कोई बैकअप्स वगैरह या कुछ भी है तो वो नहीं चाहिए और ये डिलीट कर दो। तो ये पूरा रिसोर्स ग्रुप मैं डिलीट कर रहा हूँ। इसके अंदर वर्चुअल मशीन है, कुछ भी है, वो सब कुछ डिलीट हो जाएगा। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमने लत से किसी के लिए बनाया था वो पूरा डिलीट हो जाएगा, जिसमें ये देखें ये सारी चीज़ें, यहाँ पे भी वही हो रहा है, यहाँ पे वो सारी चीज़ें बैकएंड में डिलीट कर रहा है। थोड़ी देर बाद ये दोनों जो हैं ये रिसोर्स ग्रुप डिलीट हो जाएंगे, इसमें अंदर वीएम है, कुछ भी हैं वो डिलीट हो जाएंगे। और फिर हम दोबारा लिस्ट करेंगे, वीएम की लिस्ट करेंगे तो हमारे पास लिस्ट दिखाएगा कि यार नहीं है, आपके पास वीएम नहीं है, डिलीट हो चुके हैं ये दोनों वीएम जो है, ये डिलीट हो जाएंगे। मैं यहाँ से अगर करूँ ग्रुप, मेरे पास ये दोनों ग्रुप शो हो रहे हैं। अच्छा, मैं अगर लिस्ट वीएम पे करूँ तो वीएम एक डिलीट हो चुका है, दूसरा भी डिलीट हो रहा है, पहले दो थे। अच्छा, एजूर एडवाइजर जो है ये मॉनिटरिंग की सर्विसेज की तरफ हमारा ये चला जाता है सेक्शन। एजूर एडवाइजर आपके पास एजूर में अवेलेबल है, उससे आपके लिए एजूर खुद से आपके पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर पे उसकी नज़र है, वो खुद से आपके लिए रिकमेंडेशंस लेके आता है कि आप अगर कॉस्ट की रिकमेंडेशंस हैं कि अगर आप इन रिसोर्सेज को ईयरली बेस पे कर लेंगे तो आप जो है आपको ये बचत इतने डॉलर आपकी ये बचत हो रही है। हाई अवेलेबिलिटी के रिकमेंडेशंस हैं कि आपके ये चेंजेस करेंगे तो आपके उससे हाई अवेलेबिलिटी इंप्रूव होगी। सिक्योरिटी के कोई मसले हैं, कोई पोर्ट आपकी इजाफी ओपन है, आरडीपी की, एसएसएच की पोर्ट ओपन है जो कि नहीं होनी चाहिए, आप सिर्फ अपने ही तरफ से अलाउ करें या वीपीएन बना के उसको एक्सेस करें या सिर्फ आपके ऑफिस की आईपी अलाउड हो, तो उस तरह के रिकमेंडेशन जो है सिक्योरिटी के वो यहाँ से अवेलेबल होते हैं। आप क्लिक करते हैं, आपके पास ऑप्शंस होते हैं, वो अवेलेबल होते हैं परफॉर्मेंस के और बाकी डिफरेंट। एजूर सर्विस हेल्थ, ये है हमारा सेक्शन जिसमें लेट्स से एजूर का कोई रीजन डाउन है, कोई डाटा सेंटर डाउन है, कुछ इश्यूज चल रहे हैं, तो वो यहाँ पे आपको अलर्ट्स या इश्यूज जो हैं वो इन्फॉर्मेशन शो होगी। मैं अगर जाऊँ ये अभी भी चल रहा है और ये भी चल रहा है, दोनों जो है डिलीशन पे लगे हुए हैं, डिफरेंट रिसोर्सेज जो हैं उनको डिलीट कर रहे हैं। अच्छा, मैं देखता हूँ अगर एडवाइजर, ये मेरे पास एडवाइजर आ गया। एडवाइजर का स्कोर है, उस लिहाज से स्कोर इम्प्रूव करेंगे, कॉस्ट बाकी मुख्तलिफ चीज़ों के आपके स्कोर हैं, ये चीज़ें ऑप्शंस हैं वो आपको ये दे रहा होता है। अब ये पोर्टल जो है बैकएंड पे एजूर रिसोर्स मैनेजर से बात करके वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन है वो गैदर कर रहा है। इसी तरह यहाँ पे जो है ये जो CLI मेरा बैकएंड पे एजूर रिसोर्स मैनेजर से बात करके मेरे वो सर्विसेज डिलीट कर रहा है। तो ये मेरे सारे इंटरफेसेस हैं, उन इंटरफेसेस को यूज़ करके मैं अपने ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता हूँ एजूर के।
अच्छा, ये यहाँ पे इनफैक्ट ये डिलीट हो चुके हैं दोनों। तो ये भी उम्मीद है कि रिमूव हो जाएगा। तो वो दोनों जो हैं वो डिलीट हो गए। एक हमने CLI से रिमूव किया, एक सर्विस हेल्थ। ये सर्विस हेल्थ मेरी आ गई, ये हम देख सकते हैं यहाँ से। सर्विस हेल्थ हिस्ट्री, कोई लास्ट में कोई इशू हुए हों तो वो हमें यहाँ से नज़र आ सकता है। अच्छा, इनफैक्ट इट ऑल क्लियर है, कोई मसला नहीं है। हेल्थ हिस्ट्री हम देख लेते हैं, उसमें कोई हमें मिले। तो नो इवेंट्स रीसेंट, कोई जो टाइम रेंज हमने दी है लास्ट वीक में कोई ऐसे कोई इवेंट नहीं आए, कोई इशू नहीं आया। ये अब एक महीने में जो है एज्योर मॉनिटर जो है उसका इशू था, तो वो यहाँ पे लॉग हुआ है। तो लेट्स से आपका कोई सर्विस डाउन है, आपको समझ नहीं आ रही कि यार ये इशू क्या है, तो अब बहुत अच्छा टूल है कि आप यहाँ पे आके कंफर्म कर लें कि एज्योर की साइट पे कोई इशू तो नहीं है। सर ये डिलीशन के रिकॉर्ड को ट्रेस कर सकते हैं कि किसने डिलीट किया और किस वक्त डिलीट किया? इसकी लॉग जी फाइल बिल्कुल हम कर कहाँ पे? सकते हैं। ओके। अब लेट्स से मैं अगर किसी रिसोर्स ग्रुप में हूँ, वहां से बड़ा इजी है, ये एक्टिविटी लॉग है हमारे पास। तो ओके लास्ट सर। जो एक्शन परफॉर्म हुए हैं ये मुझे यहाँ पे नज़र आ जाते हैं कि मैंने कोई किस यूज़र ने क्या चीज़ डिलीट की है या क्या ऑपरेशन परफॉर्म किया है। एक्टिविटी लॉग अगर मैं करूँ तो ये ओवरऑल मेरे अब ये एज्योर मॉनिटर के अंदर है। मैं एज्योर मॉनिटर इनफैक्ट नेक्स्ट स्लाइड उसकी है। मैं अगर वो बल्कि स्लाइड आती है तो लेट्स से उसमें डिस्कस कर लेते हैं। तो ये एजुअल मॉनिटर का है, और यहाँ पे मैंने एक ये डैशबोर्ड सी बना दी है, और डैशबोर्ड में मुख्तलिफ ग्राफ्स ऐड किए हैं। हम देखते हैं एक छोटी सी डैशबोर्ड भी बना देते हैं, जिसको लेट्स से मैं डेली आता हूँ तो उस डैशबोर्ड पे देख के सारे मेरे सर्वर्स हैं, उनके जो भी पैरामीटर्स हैं वो मुझे एक ही डैशबोर्ड पे सब कुछ नजर आए, तो वो किए जा सकते हैं। कॉस्ट से रिलेटेड मुझे इन्फॉर्मेशन वहाँ पे नजर आए, तो ये हम बना सकते हैं। हम लेट्स से एजुअल मॉनिटर में आते हैं, और इसमें ये एक्टिविटी लॉग मैं कर रहा हूँ। एज्योर मॉनिटर में मेरे पास पूरे के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की इनसाइट मुझे नज़र आ रहे थे। वो जो दो किस्म के ये मॉनिटरिंग के और अलर्ट्स की चीज़ें आपके पास होंगी। एक ये है कि वो रिसोर्स ग्रुप लेवल पे मैं लेट्स से कोई रिसोर्स ग्रुप्स है जो कि एक लॉजिकल मेरा एक सेटअप है। ये डिफरेंट कनेक्ट हो गया मेरा। उस तरफ नहीं जाते, इसी में देख लेते हैं। चलिए मैं कर रहा था, मैं CLI को बंद कर रहा हूँ। अच्छा, फर्स्ट टाइम दोबारा मैं बता दूं, फर्स्ट टाइम आप CLI ओपन करेंगे ना तो वो आपसे कहेगा कि यार दिस CLI डू नॉट हैव अ स्टोरेज अकाउंट। तो CLI के बैक पे जो जो भी लेट्स से ऑपरेटिंग सिस्टम या जो भी कोड रन हो रहा होता है, तो उसके लिए कुछ स्टोरेज चाहिए होती है। तो वो आपसे कहेगा, तो उससे घबराना नहीं, आपने उससे कहें कि लेट्स क्रिएट दैट स्टोरेज अकाउंट, वो क्रिएट कर देगा। वो डिलीट होता है स्टोरेज अकाउंट लेट्स से बाद में, आप तो भी कोई इशू नहीं है, आप दोबारा जब करेंगे तो दोबारा क्रिएट कर दें। मैं ये बंद कर रहा हूँ। अच्छा, एज्योर मॉनिटर में हमारे पास मुख्तलिफ ये पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की इनसाइट्स की मुख्तलिफ चीज़ें हैं, जिसमें लॉग्स हैं, बाकी चीज़ें हैं। लॉग्स जो हैं इतनी सिंपल नहीं है, उस पर क्यूरीज अप्लाई करनी पड़ती हैं। अलर्ट्स हैं, मेट्रिक्स हैं जो कि ग्राफ्स हैं हमारे, और हम ऐसे कर लेते हैं कि ये वाले लॉग देख लेते हैं। ये बड़े एक्टिविटी लॉग बड़े हेल्पफुल होते हैं। जो ये नीचे लॉग्स हैं तो वो बहुत डिटेल्ड लॉग्स हैं। जो ये वाले लॉग्स हैं वो बहुत डिटेल लॉग, ये जो है बड़ा इजीली मैं डिटेक्ट कर सकता हूँ कि ये क्या क्या हुआ है, कि डिलीट रिसोर्स किया गया, किसने परफॉर्म किया। अब मैंने एक क्लाइंट का जो है एक
उसका सर्वर रीस्टार्ट हुआ, उसने कहा यार मैंने नहीं किया, तो फिर बाद में देखा, मैंने कहा यार आप ही नहीं किया, तो फिर उसने देखा हाँ शायद कहता है कि मैं किया है, एक दो दिन पहले उसने किया था, वो भूल गया था। तो यहाँ पे कोई डिलीट दिस किया तो किसने किया, तो असद क्लियरली मेरे सामने असद ने किया ये। अब यहाँ पे आपने ये नहीं करना कि जैसे हम प्रैक्टिस होती है कि एक ही पासवर्ड, यूजर ने पासवर्ड सबको दिए हुए है, आपके पास एजूर की एक्टिव डायरेक्टरी है, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, आप रिसोर्स ग्रुप लेवल पे हर रिसोर्स ग्रुप पे एक्सेस दे सकते हैं एक मैनेजर को। वो मैनेजर जो है वो चीजें डिलीट कर सकता है, क्रिएट कर सकता है। बाकी जो यूजर हैं उनको आप कंट्रीब्यूटर की या रीड ओनली की एक्सेस दे सकते हैं, तो वो जाके सिर्फ उसको देख सकते हैं, ज्यादा काम नहीं कर सकते हैं। तो वो उस लिहाज से आपने जो रूल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल है वो यूज करना होगा। तो यहाँ पे फिर आपके पास बहुत क्लियरली नजर आएगा, ये नहीं होगा कि हर एक पे असद ही नजर आया आपको। अब ये इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे और फर्दर डिटेल उसकी आ जाएंगी कि ये सब्सक्रिप्शन की आईडी और रिसोर्स ग्रुप्स में ये वाली रिसोर्स जो है ये डिलीट किया गया है, और डिलीट रिसोर्स ग्रुप ये वाला ऑपरेशन किया गया है, और ये टाइम था पाकिस्तान का जेसन में, उस लिहाज से मुझे ये फर्दर इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो ये मेरे लॉग्स यहाँ पे बन रहे हैं। अब अगर ये रिसोर्स ग्रुप, ये वाला रिसोर्स, क्योंकि रिसोर्स ग्रुप भी मैंने डिलीट कर दिया, अगर ये रिसोर्स ग्रुप एक्टिव होता तो लेट्स से जो मैनेजर जिसके पास उस रिसोर्स ग्रुप की एक्सेस है वो भी अपने रिसोर्स ग्रुप में जाके देख सकता था कि ये जो रिसोर्स ग्रुप है या ये जो आइटम है रिसोर्स है ये किसने डिलीट किया है। मैं आगे बढ़ता हूँ और हाँ, हम ऐसे कर लेते हैं कि कुछ ग्राफ से क्रिएट कर लेते हैं। इसमें मैट्रिक्स हैं, यहाँ पे ग्राफ्स हैं, यहाँ पे ओवरऑल पूरे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे रिलेटेड ग्राफ्स हैं, ये चीज़ें मैं कर सकता हूँ, देख सकता हूँ। एप्लीकेशंस, वर्चुअल मशीन्स, इनकी इनसाइट्स हैं, चीज़ें हैं वो हम देख सकते हैं। मैं लेट्स से किसी स्कोप को मैंने सेलेक्ट किया हो तो उसके मैं ग्राफ्स देख सकता हूँ, और यही चीज़ मैं इस रिसोर्स ग्रुप में जाके वहाँ पे भी कर सकता हूँ। मैं ये एक डीएनएस है, इसकी क्यूरीज हो रही हैं, तो वो क्यूरी वॉल्यूम की कितना क्यूरी हो रहा है ये मुझे एक मैक्सिमम के लिहाज से लेट्स से मैं एक बना देता हूँ, या एवरेज नहीं, सम सम, ये सही है, ये ग्राफ अच्छा है। इसको मैं कोई डैशबोर्ड पे ले जाता हूँ, पिन टू डैशबोर्ड। इस ग्राफ को मैं क्रिएट न्यू कर लेता हूँ, नया ग्राफ मैं शेड बना देता हूँ, लेट्स से कोई और भी हैं तो वो देख सकें। इसका मैं कोड मूवमेंट नाम देता हूँ, पैचर लकी नाम देते हैं। और एजूर सब्सक्रिप्शन मेरी एक ही सब्सक्रिप्शन है, उसी के अंदर बनेगा। ईस्ट यूएस लोकेशन ऐसे डजंट मैटर। ये बन गया। अब मैं अगर अच्छा क्रिएट हो रहा है, मैं ये कर लेता हूँ, मैं एक और काम कर लेता हूँ, मैं कॉस्टिंग का था, कॉस्ट मैनेजमेंट, ये यहाँ से भी मैं कर सकता हूँ, कॉस्ट मैनेजमेंट का होगा। यहाँ पे मेरे पास जो ग्राफ्स हैं वो कहाँ पे हैं, हम्म, चलिए मैं व्यू डिटेल्स कर लेता हूँ। सही है, ये इसको मैं
सेव कर लेता हूँ Cost analysis। और मैं कॉस्ट कैटेगरी में आता हूँ, मैं ये कर लेता हूँ अगर अच्छा मैं देखता हूँ इसको कैसे डैशबोर्ड पे लेके आए, इसको करते हैं। मैं अगर डैशबोर्ड देखूँ मेरी बन गई होगी, डैश शेयर डैशबोर्ड मेरी, तो अच्छा मेरी डैशबोर्ड जो है ये मेरी डैशबोर्ड पैचर लकी। तो ये यहाँ पे इस तरह के मैं मुख्तलिफ ग्राफ्स लेके आ सकता हूँ। डीएनएस के क्यूरीज हैं, कोई सर्वर है उसकी सीपीयू की परफॉर्मेंस है, उसकी रैम की, बाकी चीज़ों की, तो ये हम कर रहे होते हैं इसमें। अ, ये वीएम स्किल सेट का एक डैशबोर्ड है, मैं क्लिक करूँगा तो इसमें मुझे इंफॉर्मेशन देके वो उस अगर मेरे पास है तो वो मैं बता के मैं करूँगा तो वो खुद उसके मुख्तलिफ किस्म के ग्राफ से बना देगा। मैं यहाँ पे एडिट करता हूँ तो ये मैं इसको बड़ा छोटा कर सकता हूँ और इस लिहाज से मुख्तलिफ उसके क्लॉक है, क्लॉक मैं ऐड कर देता हूँ। मैं यूजर्स एंड ग्रुप से मेरे वो मैं ऐड कर देता हूँ। यूजर साइन इन समरी है, let's say मैं ये ऐड कर देता हूँ कि डेली पे आके मैं देखूँ। सिक्योरिटी मैट्रिक है, मैं ये ऐड कर देता हूँ। और तो ये एक मेरा एक ग्राफ सा बन रहा है। अच्छा ये डन हो गया, मैं डन कर देता हूँ। और इसका मैं मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं मेरे पास सही। मैं ये डिलीट करना है, ये मुझे नहीं चाहिए तो मैंने डिलीट कर दिया। अब टाइम मुझे नज़र आ रहा है, मेरे सिक्योरिटी का मुझे नज़र आ रहा है, सिक्योरिटी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है तो इसको मैं ज़रा बड़ा कर देता हूँ। मैं इसको देखता हूँ कि हम कैसे बड़ा करें। अच्छा ये इतना ही साइज़ का है, इसमें मेरे पास है, ये मैं बड़ा नहीं कर पा रहा। इसके फर्दर मैं देखना गो टू डिफेंडर करूँगा तो डिफेंडर पे चला जाएगा। मैंने और ग्राफ्स ऐड करने तो अपने लिहाज से ऐड करके सेव करके वो मेरा एक ग्राफ ये डैशबोर्ड बन जाएगा। मेरे पास वर्चुअल मशीन्स वगैरह बाकी नहीं है तो इसलिए बाकी चीज़ें मैं ऐड नहीं कर रहा। अच्छा मैं ये लास्ट सेशन है हमारा और इसमें मैं आगे ये टूल्स हैं, एक ये वेबसाइट है, ये बड़ी अच्छी वेबसाइट है। और माइक्रोसॉफ्ट लर्न, इसमें सारे के सारे जो एजूर के हमारे पास मैं ये जैसे इजी 900 है, बाकी कोर्सेज हैं, उसका बड़ा अच्छे तरीके से दिया गया है चीज़ें। हम लर्न डॉट माइक्रोसॉफ्ट और ये इजी 900 के कोर्स की तरफ जाते हैं। अगर ब्राउज सर्टिफिकेशन में मैं जाऊं तो यहाँ से बाकी भी सारे सर्टिफिकेशन मुझे नज़र आएंगे।
ये इनकी बहुत सारी सर्टिफिकेशन हैं। मैं EZ 900 देता हूँ और इसी को हम देख लेते हैं। सही, तो ये सर्टिफिकेशंस की तरफ मैं जाऊँ, लेट्स से मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो आगे मुझे एग्ज़ाम की तरफ ये लेके जाएगा। मैंने एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ से मैं कर सकता हूँ और ये पेमेंट देके मैं अप्लाई कर सकता हूँ। ऑनलाइन कर सकते हैं, पियर्सन व्यू इसके ज़रिए कर सकते हैं और अगर यहीं पे मैं नीचे आऊँ तो यहाँ पे मेरे पास ये इनका पूरा लर्निंग पाथ है, वो मैं फॉलो कर सकता हूँ। मैं स्टार्ट करके वन बाय वन एक ज़रूर आप इसको ज़रूर गो थ्रू करें। अगर आपने एग्ज़ाम की तरफ जाना है तो ये सारे सेक्शंस आपने करने होंगे वन बाय वन, आपको ये खुद ही गाइड करता जाएगा। आप लॉगिन कर लें माइक्रोसॉफ्ट में अपने अकाउंट में और फिर ये learn.microsoft.com में आपको अज़ूर फंडामेंटल से जो भी ये कोर्स हमने पढ़ा सारा का सारा आपको वो एक रिवाइज कर देगा। और इसमें बहुत ज़्यादा टू द पॉइंट बातें होंगी। मैंने टू द पॉइंट बातें नहीं की होंगी, मैं इजाफी चीज़ें मैंने कुछ ऐड की होंगी, कुछ शायद मैंने स्किप भी की हों, तो वो ये आपको बिल्कुल ही टू द पॉइंट आपको ये सारी चीज़ें करा देगा। वीडियो है सिंपल सी एक क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड और बाकी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल ये हमने चेक किए थे। इसके हमने मल्टीपल डायग्राम्स देखे थे। माइक्रोसॉफ्ट के जो ऑफिशियल है उनका ये एक डायग्राम है और आगे फिर सिंपल सा उन्होंने डिफाइन करके फिर आगे बढ़ गए हैं। एज्योर आर्क यहाँ पे भी स्टार्ट में भी हमने एक्सप्लेन किया था और क्लाउड प्राइसिंग मॉडल है, ये जाके फिर आगे मेरा नॉलेज चेक आ जाएगा। तो लेट्स से हम नॉलेज चेक सिंपल से कर लेते हैं। व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग? Delivery of computing services over the internet, delivery of storage services over the internet, delivery of website accessible over the internet. चॉकलेट का क्वेश्चन नहीं है लेकिन कोई आंसर फर्स्ट ये फर्स्ट वन हो ऑप्शन गया। फर्स्ट वन कर लेते हैं। अच्छा, which cloud model uses some data centers focused on providing cloud services to anyone that wants them and some data centers that are focused on a single customer? अच्छा, which cloud model uses some data centers focused on providing cloud services to anyone that wants them? कौन से जो है क्लाउड मॉडल्स में मतलब वो डाटा सेंटर्स जो भी जिसने भी उसमें सर्विसेज बनानी है तो वो कर सकता है। एंड सम डाटा सेंटर्स दैट आर फोकस्ड ऑन अ सिंगल कस्टमर। अच्छा, अच्छा ये क्वेश्चन ही कंफ्यूजिंग है। क्या हो सकता है? मेरा ख्याल है कि पब्लिक क्लाउड है। जी कोई है? इससे पब्लिक क्लाउड ही बनता है बिकॉज़ उसने कंफ्यूज क्वेश्चन का मतलब इसमें ये बन रहा है हाइब्रिड ना होना कि चाहिए, हाँ, हाइब्रिड भी बन रहा है कि अगर हाइब्रिड होना चाहिए सिंगल इसमें, कस्टमर क्योंकि का इसमें है तो वो कुछ, हाइब्रिड ये क्योंकि इसमें कुछ कस्टमर्स के लिए जो कुछ डाटा सेंटर्स हैं वो पब्लिक हाँ सर्विसेज दे रहे हैं, कुछ डाटा सेंटर्स जो हैं वो प्राइवेट हाइब्रिड, सर्विसेज दे रहे हाँ हैं। हाइब्रिड कर लेते हैं। चले देखते हैं इसको। अकॉर्डिंग टू अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल, which cloud service type places the most responsibility on the customer? कौन सा रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल है जिसमें सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी कस्टमर की होती है? मुझे सबसे ज्यादा मैनेज करना किस मॉडल में चीजें मुझे ज्यादा सबसे ज्यादा मैनेज करने की होती हैं? प्लेटफॉर्म एज अ इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल सर्विस। सही है। इंफ्रास्ट्रक्चर हम तीन भी किए, हमने चेक आंसर कर लेते हैं क्या होता है। सही है, तीनों सही है। दैट्स गुड, वेरी गुड टीम वर्क।
तो कंटिन्यू करता हूँ मैं, नेक्स्ट सेक्शन मेरा आ जाता है, वो उसको मैं करता जाता हूँ। और इसके साथ साथ इनका जो प्रेजेंटेशन में ही मैंने दूसरा दिया हुआ है, तो दूसरा है ये वाला लिंक, ये दोनों लिंक मैं शेयर कर देंगे थोड़ी देर में। तो ये अब प्रैक्टिस टेस्ट है, प्रैक्टिस असेसमेंट टेस्ट है, और तकरीबन 50 आंसर्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वो आप दे सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए। तो क्योंकि ये टेस्ट इनके इस किस्म के होते हैं कि ज़रा थोड़ा सी ट्रिकी होते हैं, तो ज़रूर आप एग्ज़ाम देने से पहले ज़रूर आपने टेस्ट देना होगा, प्रैक्टिस टेस्ट मुख्तलिफ, और आप कॉन्फिडेंट हो तब फिर आप एग्ज़ाम की तरफ जाएंगे। अब जो नॉलेज है आपका, जो एक्चुअल नॉलेज है, वो और टेस्ट जो है दोनों में फ़र्क होता है, डिफरेंट होते हैं। तो टेस्ट का ज़रूर आपने ये यहाँ से भी आपको इस लिंक की तरफ जा सकते हैं, फ्री प्रैक्टिस असेसमेंट। अच्छा, अच्छा, आई थिंक दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। बहुत शुक्रिया आप सबका। और ये कोर्स हमारा कंप्लीट हुआ है। इसके अलावा लेट्स से किसी ने कोई प्रैक्टिकल या कोई हमने कोई आपने कोई मिस किया हो कोर्स, वो देखना हो, तो ज़रूर आप जो वीडियोस हैं उसमें देख सकते हैं, जो शेयर्ड वीडियोस हैं उसमें आप देख सकते हैं। इसके अलावा लेट्स से कोई मज़े का कोई सेटअप करना चाह रहे हो, मेरी हेल्प उसमें चाहिए, तो ज़रूर बताएं, हम मिलके किसी दिन कोई सेटअप करना हो तो आपस में शेड्यूल करके वो कर लेते हैं। आपको पता नहीं खुशी है या नहीं है, मुझे अच्छी खासी खुशी है कि कोर्स ख़त्म हुआ है, क्योंकि इसके लिए मुझे बड़ी मेहनत करनी पड़ी थी। उसके जो स्लाइड्स हैं पहले से बने हुए थे, लेकिन ऑब्वियसली उसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करना होता है, दोबारा से देखना होता है कि कोई चेंज तो नहीं आई, जो कराना है उसको थोड़ा सा टेस्ट करना है। तो कभी कभी जो है मतलब 1-2 दिन जो है यूँ समझते कि मेरे लग जाते, कभी कभी कुछ घंटे लग जाते थे वो चीज़ें प्रिपेयर करने में, क्या करना है, क्या वो रिवाइव करना। तो मुझे बड़ी खुशी है इस लिहाज से। थैंक यू सर सबका वैसे आपका ज्वाइन बहुत बहुत करने का। शुक्रिया सर, आपने पहले तो शुक्रिया क्वेश्चन आपका बड़े पेशेंस से सुने हमारे और बड़े डिटेल में आंसर